जो हमने वहां जहां पर छोड़ा था उन्नी कृष्णन केस, वहां से हम लोग शुरू करेंगे। तो हम लोग ने केशवानंद भारती में क्या देखा था, केशवानंद भारती में हमें ये पता चला था कि दो बोथ द थिंग्स दैट इज फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, दे आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। सप्लीमेंट्री का मीन्स होता है एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक इधर से पकड़ देख लो चाहे इधर से देख लो, लेकिन सिक्का काम का ही रहेगा, चाहे आप इधर से चलाओ चाहे इधर से, तो दुकान वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी तरह से फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। फंडामेंटल राइट को जहां हम जस्टिसेबल करा सकते हैं, वहीं डीपीएसपी को हम जस्टिसेबल नहीं करा सकते हैं, दीज आर नॉन जस्टिसेबल। इसका कारण क्या था, क्योंकि डीपीएसपी को अगर हम जस्टिसेबल कर देते तो कोई भी व्यक्ति जाता और कहता अरे हमें तो राइट, जब राइट टू एजुकेशन नहीं आया था तब की बात करते हैं, तो राइट टू एजुकेशन, अरे हमारे को राइट टू एजुकेशन तो आप दे ही नहीं रहे हो, हमें नहीं पता, हमें राइट टू एजुकेशन दीजिए आप, हमारे को जरूरत है इसकी, है ना। वो क्या करता, डीपीएसपी में जाके मांगता, ना कि फंडामेंटल राइट्स में। अगर फंडामेंटल राइट्स को और डीपीएसपी को सेम स्टेटस दे दिया जाता तो फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी का कोई मतलब नहीं रह जाता। और वैसे भी डीपीएसपीज आर नॉट जस्टिसेबल बिकॉज दे आर द पॉलिसीज, they are the directive principles, they are the principles to make policy by the स्टेट। दैट्स वाई डीपीएसपी को एफआर से अलग रखा गया, और डीपीएसपी को एक गाइड, डीपीएसपी को हम मान सकते हैं एक तरीके की गाइडलाइन है कि आप इसके अकॉर्डेंस में ही काम करेंगे, वरना आपका जो काम होगा वो प्रॉपर नहीं होगा और वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी हम घोषित करवा सकते हैं, ठीक है, डिक्लेयर करवा सकते हैं। तो हमारे डीपीएसपी को फॉलो अप कराने का जो सबसे मेन रीजन है वो है हमारे लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, दैट इज टू मेक पब्लिक वेलफेयर, टू मेक पॉलिसीज फॉर द पब्लिक वेलफेयर। सो now we come back to Unikrishnan versus State of Andhra Pradesh. If we talk about Unikrishnan versus State of Andhra Pradesh, sorry, यूनिकृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, तो उसमें क्या बोला हमारे सुप्रीम कोर्ट ने अगेन वही रिपीट किया कि फंडामेंटल राइट्स एंड आपके डीपीएसपी बोथ आर सप्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, एंड यू कैन नॉट से दैट कि डीपीएसपी को या फिर एफआर को या फिर प्रियम्बल को आप अलग अलग रख सकते हैं। हमें इन सब का जब भी इंटरप्रिटेशन किया जाएगा, भले ही वो आपके प्रियम्बल हो या डीपीएसपी हो, तो हमें उसे कैसे इंटरप्रेट करना पड़ेगा ताकि वो एफआर हमारे वायलेट ना करे। अगर कोई भी डीपीएसपी को बनाते का कोई भी पॉलिसी बनाते समय अगर आपका कोई फंडामेंटल राइट वायलेट कर जा रहा है, तो वो फंडामेंटल राइट को वायलेशन करने वाला लॉ आपका क्या हो जाएगा, नल एंड वॉइड हो जाएगा। इसीलिए यूनिकेशन केस में सीधे सीधे कहा गया कि आपको जब भी प्रियम्बल या डीपीएसपी को इंटरप्रेट करना है तो आपको उसे एफआर की पेरिफेरी में रहते हुए ही करना होगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा केस मिनर्वा मिल्स। देखिए मिनर्वा मिल्स को हम क्यों पढ़ रहे हैं यहाँ पर, मिनर्वा मिल्स को पढ़ने की वैसे बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये 42nd अमेंडमेंट के बाद आ रहा है। तो इसमें क्या कहा इन्होंने कहा कि आप कोई भी ऐसा लॉ नहीं ला सकते हैं, भले ही वो डीपीएसपी के अकॉर्डेंस में लाएं चाहे कैसे भी लाएं, जो कि आपका बेसिक स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाता है। अगर कोई चीज आपके बेसिक स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा रही है तो वो चीज आपके लिए लॉ वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। क्या कहा इसमें भी, ये भी हम कह सकते हैं, ये भी इसी से रिलेटेड एक केस है बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें यही बात कही गई अगेन कि भाई देखो आपके फंडामेंटल राइट्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आप सेम विद आपके डीपीएसपीज हैं, तो आपको इन दोनों को ही ध्यान में रखते हुए काम करना होगा। आप ये सोचो कि किसी एक को लेकर के काम कर सकते हो, तो ऐसा नहीं है। और आईआर कोयलो के बाद हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसमें वृद्धि होनी शुरू हो गई, वो लोग इंक्रीज करना शुरू कर दिए। नेक्स्ट है सोसाइटी फॉर एन एडेड प्राइमरी स्कूल ऑफ राजस्थान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया।
इसमें भी यही बात थी कि भाई डीपीएसपी को फॉलो अप करते हुए क्या हम फंडामेंटल राइट को खत्म कर सकते हैं, या फंडामेंटल राइट्स हमारे इंपॉर्टेंट है या डीपीएसपी इंपॉर्टेंट है। तो फिर अगेन यही कहा सुप्रीम कोर्ट ने, कोई भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बोथ आर इम्पोर्टेंट। और दूसरी बात, जब भी हम फंडामेंटल राइट्स को यूज करेंगे या फिर उस पे फंडामेंटल राइट्स को अगर हम देखेंगे, तो फंडामेंटल राइट्स हमेशा ही डीपीएसपी के साथ मिलकर ही काम करेंगे। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। नाउ हम आ जाते हैं 25th एंड 42nd अमेंडमेंट एक्ट। अब देखिए क्या हुआ था, जब हम लोग बात कर रहे थे पीछे यूनिकेशन की बात करी हमने, उसमें यूनिकेशन के बाद इन्होंने क्या किया, 25th अमेंडमेंट एक्ट ले आए 1971 में। यूनिकेशन आया था 1993 में, और हमारा जो 25th अमेंडमेंट एक्ट आ रहा है वो आ रहा है 1971 में। अब इसमें इन्होंने क्या किया, 25th अमेंडमेंट एक्ट में इन्होंने आर्टिकल 31 में एक आर्टिकल जोड़ दिया, दैट इज 31C। और उसमें इन्होंने क्या लिखा, इन्होंने we were on the 25th Amendment Act। 25th अमेंडमेंट एक्ट में क्या कहा गया, उसने कहा गया भाई देखो ऐसा है, हम लोग एक आर्टिकल और जोड़ रहे हैं, इसका आर्टिकल का नंबर है आर्टिकल 31C। और इसको जोड़ने का क्या उद्देश्य था और क्यों जोड़ा इन्होंने, ऐसा क्यों करा, इनको क्या मिला इससे। तो इससे इन्होंने क्या मिला, इन्होंने डायरेक्टिव प्रिंसिपल को फंडामेंटल राइट्स के ऊपर करने की कोशिश करी कि भाई देखिए जो हम लोग पॉलिसी बना रहे हैं ना, उससे आपके फंडामेंटल राइट्स का कोई लेना देना नहीं है। हमारा मन करेगा हम फंडामेंटल राइट को ब्रीच करते हुए भी पॉलिसी बना सकते हैं। इस तरीके का इन्होंने प्रोविजन करने की कोशिश करी आफ्टर 25th अमेंडमेंट एक्ट। बहुत एक एक करके आते हैं फिर भाग जाते हैं, आते हैं फिर भाग जाते हैं। मैं 3 बार उसे ऐड करने की कोशिश कर चुकी हूँ गीता को। अब इन्होंने क्या क्या बोला कि भाई देखिए जो आर्टिकल 31C था वो स्टेट को राइट देता था कि 39C और 39D में जो आपके डीपीएसपीज हैं उनको फॉलो अप कराने के लिए हम लॉ बना सकते हैं। तो भाई आप लॉ बनाओ, आपको किसने मना किया है, बट
हमारा कोई भी बनाया गया लॉ इस आधार पर वॉइड नहीं होगा कि वो आर्टिकल 14 एंड 19 को वायलेट करता है। ओके, आर्टिकल 14 दैट इज, यस, कौन बता रहा है? आर्टिकल 14 इज कमलेश। आर्टिकल 14 क्या बिफोर कहता लॉ है? एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ इक्वलिटी बिफोर आर्टिकल लॉ एंड 19, फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन। यस। कमलेश अपना माइक ऑफ करिए प्लीज। आर्टिकल 14 एंड 19 में जो हमारे फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, गारंटी किए गए हैं, उन राइट्स को ये किस आधार पर खत्म कर रहा है, वायलेट कर रहा है? कह रहा है कि हमारा कोई भी लॉ जो हम आर्टिकल 39 बी एंड सी के फॉलो अप में बना रहे हैं, उनको हम प्रोवाइड करने के लिए बना रहे हैं, तो ऐसे किसी भी लॉ को हमारा बनाया गया लॉ आर्टिकल 14 एंड 19 में गारंटी की गई किसी भी फ्रीडम को, आपकी किसी भी फंडामेंटल राइट को वायलेट नहीं करेगा। ठीक है, तो इसके द्वारा क्या किया गया? बाय दे इंक्रीज द लेवल ऑफ आर्टिकल 39 बी एंड सी अपॉन द फंडामेंटल राइट्स। उन्होंने इसका लेवल अप कर दिया, उन्होंने इसको एक तरीके से वरीयता दे दी, फंडामेंटल राइट्स पर प्रेफरेंस दे दी। लेकिन फिर क्या हुआ? हमारे पास एक ब्रह्मास्त्र है हमारे पास। उस ब्रह्मास्त्र का नाम क्या था? हमारे पास सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में इस को जो है इस संशोधन को संवैधानिक घोषित कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया, डिक्लेयर कर दिया और बोला भाई देखो, हम लोग डीपीएसपी की इम्पोर्टेंस को मना नहीं कर सकते हैं, बट क्योंकि जो पार्ट 4 है उसको हमने इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग करने के लिए बनाया है, और जिसकी पूर्ति जो कंप्लीट कब होगा? जब हमारे को फ्रीडम मिल जाएगी। तो सब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो पर्पस है वो केवल कुछ थोड़ी सी राइट्स को ही आपको देना नहीं है, बट वो सभी को देना है। वो एक को नहीं देना है, केवल श्रेयांश को देना है या शिखा को देना है, नहीं, वो सबको वो फंडामेंटल राइट्स देना है। इसीलिए दीज जो हमारा जो ये 39 बीसी को अबव करने वाला 25th अमेंडमेंट था, इसको इन्होंने फॉलो अप कर दिया और इन्होंने बोल दिया कि भाई देखिए, हम लोग के लिए हमें पता है कि वैसे तो इम्पोर्टेंट है और इसीलिए हम लोग इसको कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इसके बाद आगे एक और अमेंडमेंट, दैट इज 42nd अमेंडमेंट। 42nd अमेंडमेंट को क्या करा गया इन्होंने? 42nd अमेंडमेंट में फिर इन्होंने 31C में अमेंडमेंट किया, और अभी तक जो डीपीएसपी जो 39 बी एंड सी वाले थे, ठीक है, उन्हीं को नहीं बल्कि सारे के सारे जितने भी आपके फंडामेंट जो डीपीएसपी थे उन सबको फेरी फ्री में ला दिया कि हम किसी भी डीपीएसपी को फॉलो अप करने के लिए अगर लॉ बनाते हैं तो वो लॉ हमारे फंडामेंटल राइट्स दैट इज आर्टिकल 14 एंड 19 के ऊपर ही रहेगा। डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर मोर इंपॉर्टेंट देन फंडामेंटल राइट्स, एंड they said that they gave preference to all the DPSPs, जबकि हमारा 25th अमेंडमेंट जो हुआ था उसमें 39 ठीक है। हेलो सर, यू कैन स्विच ऑन योर माइक प्लीज। तो हमारे जो हाँ सर, आप बोलेंगे, मैं आप क्या रन करेंगे? फिर इसको मैं थोड़ा सा कंटिन्यू कर देती हूँ, फिर हम रिकॉर्डिंग ऑफ कर देंगे।
मिनर्वा मिल्स वर्सेस स्टेट यूनियन ऑफ इंडिया के केस में जब हमारी 5 जो जजेस थे, 5 जजेस बेंच बैठी, तो उन्होंने अपना डिसीजन दिया 4:1 के रेशियो से, और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने बोला 31C जैसा कि आपने 42nd अमेंडमेंट के द्वारा अमेंड किया है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के मूलभूत ढांचे को नष्ट करता है. इट वायलेट्स द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. दैट्स व्हाई वी आर नॉट गोइंग टू एंटरटेन दिस अमेंडमेंट एंड दे डिक्लेयर अनकॉन्स्टिट्यूशनल. दे डिक्लेयर 42nd अमेंडमेंट अनकॉन्स्टिट्यूशनल. तो मिनर्वा मिल के बाद क्या वो हो गया, उन्होंने बोला कि ठीक है, आप 31C में जो भी दिया गया है उसको आप फॉलो करवाइए, कोई दिक्कत नहीं है. बट कहां तक, जहां तक 25th अमेंडमेंट एक्ट फॉलो अप किया जा रहा है, उसके बाद का अगर आप सोचते हैं कि आपको हम किसी भी फंडामेंटल राइट को वायलेट करने की परमिशन दे देंगे, तो इट इज यू आर रॉन्ग. हम आपको किसी भी फंडामेंटल राइट को वायलेट करने की परमिशन नहीं दे रहे हैं. तो इसके बाद हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर को उन्होंने फॉलो अप करते हुए उन्होंने हमारे आर्टिकल 31C के आधे पार्ट, जो पार्ट था, उसे उन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया. क्यों करा? क्योंकि इससे हमारे एक तो बेसिक स्ट्रक्चर को नुकसान हो रहा है, वायलेट कर रहा है. दूसरा कारण ये था कि इससे जो है फंडामेंटल राइट को कर्टेल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हमारा जो आर्टिकल 13 है वो कहता है कि अगर आप फंडामेंटल राइट को कर्टेल करते हुए कोई भी लॉ बनाते हैं, दैट लॉ बिकम्स वॉइड. ओके, नेक्स्ट स्लाइड हम चलते हैं अपनी 15. ये हो गई. देखिए, जब हम बात कर रहे हैं संजीव, हाँ, फिर इसके बाद आ गया संजीव कोक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वर्सेस इंडिया कोकिंग कोल लिमिटेड. हेलो हेलो हेलो. जी सर. हाँ, मैं मेरी बात करा दो. हाँ जी सर, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर देती हूँ.